वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लाइफ में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन हिंदी वर्णमाला से है। इसको हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वर्णमाला में जो भाषा एवं व्याकरण होता क्या है। भाषा वो है जो अपने विचारों, भावों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है, वही भाषा होती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत की भाष शब्द से हुई है या भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। अच्छा, हिंदी भाषा में कुल जो है 5 उपभाषाएं होती हैं, जिसको हम बोलियां कहते हैं। कौन कौन होती हैं? पहली पश्चिमी हो गई, दूसरी जो है पूर्वी हिंदी हो गई, तीसरी जो है राजस्थानी हो गई, चौथी जो है पहाड़ी हिंदी हो गई, पाँचवीं जो है बिहारी हिंदी हो गई। अच्छा, बिहारी हिंदी में 3 बोलियाँ होती हैं। टोटल 18 बोलियाँ होती हैं, तो बिहारी में 3 होती हैं जो भोजपुरी, मैथिली, मगही हो जाती हैं। पहाड़ी में 2 बोलियाँ होती हैं, गढ़वाली होती है, कुमाऊनी होती है। और जो है राजस्थानी में 5 बोलियाँ होती हैं। मारवाड़ी होती है, डुड़ाली होती है, हड़ौती होती है, मेवाती होती है, मालावी होती है। और पूर्वी हिंदी में 3 होती है, जिसको आप लोग जानते हैं ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी हिंदी में भी 5 बोलियाँ होती हैं, मतलब 5 उप बोलियाँ होती हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। तो ये था हमारा ओवरव्यू। अब थोड़ा देखते हैं वर्णमाला की, मतलब वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसमें कहता क्या है ये कि भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना। मैंने अभी कहा है कि भाष शब्द या भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य भी कहते हैं। वाक्य से छोटी इकाई जो होती है उपवाक्य होती है, और उपवाक्य से जो छोटी इकाई होती है वो पदबंध होती है। अब पदबंध से जो छोटी इकाई होती है वो शब्द या पद होती है। अब पद से भी छोटी इकाई जो होती है वो अक्षर होती है, जिसको सिलेबल कहते हैं। अक्षर से भी छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि या वर्ण होती है। इसको हम इससे समझते हैं। शब्द की बात करें तो जैसे एक पूरा सेंटेंस ले लीजिए, राम। राम जो है पूरा एक शब्द हो जाता है। अगर इसमें अक्षर की बात करें कि राम में कितने अक्षर हैं, तो राम में जो है आपके 2 अक्षर हो जाते हैं। एक राम होता है, एक माँ हो जाता है, रा और माँ हो जाता है। अगर इसी में वर्ण पूछ ले कितने, तो इसी में वर्ण जो हो जाते हैं 4 हो जाते हैं। कैसे? रा कर रा, आधा रा कर दीजिए। रा में बड़ा की मात्रा है तो ये बड़ा आ निकाल दीजिए। और माँ में भी ऐसे ही माँ को आधा कर दीजिए हलंत लगाकर। और माँ में छोटा की मात्रा है, माँ में मतलब कोई मात्रा नहीं है, तो जो माँ को आधा आप कर देंगे हलंत लगा के, तो उसका जो है स्वर निकल जाता है। क्योंकि स्वरों के ही मेल से जो व्यंजन बनते हैं, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ये माँ है, ये व्यंजन है आपका, लेकिन ये जब इससे स्वर निकाल देंगे तो ये माँ के नीचे हलंत लग जाएगा और स्वर आपका आ निकल जाएगा। ऐसे होता है इसमें। अब वर्ण देखते हैं क्या कह रहा है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण का अक्षर या विघटन नहीं होता है, इसलिए इसे अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है 52 होती है। 52 कैसे होती है मैं अभी इनको ऐड करके बताऊंगा आपको। और क्या कह रहा है आगे देखते हैं। हिंदी भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण या अक्षर मानी जाती है। बहुत पूछा जाता है। अब आ जाइए, ये पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो उसे भी वर्णमाला ही कहते हैं। और इस प्रकार के वर्णों के 2 भेद होते हैं, जिसको पहला हम स्वर नाम देते हैं, दूसरा व्यंजन दे देते हैं। अच्छा, स्वर में भी कुछ टाइप्स होते हैं, मैं उनको थोड़ा सा जिक्र कर दे रहा हूँ आपको। स्वर में जैसे मतलब वर्ण दो टाइप्स के हो जाते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में जो आ जाते हैं ह्रस्व स्वर आ जाते हैं, दीर्घ स्वर आ जाते हैं, मैं अभी जिक्र करता हूँ उनका आगे चल के। और व्यंजन में जो आ जाते हैं
इसके भी कई टाइप से बढ़ जाते हैं। व्यंजन में क्या क्या आते हैं, स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं मैं अभी इसको आगे जिक्र करता हूँ। तो एक एक तरफ से देखते चलते हैं। जैसे स्वर देख ली, स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जाने वाले वर्ण जो स्वर कहलाते हैं, मतलब इस किसी के सहयोग से नहीं बोले जाते, या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता उन्हें स्वर भी कहा जाता है। जैसे जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहयोग के होता है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म जो होता है, मतलब शॉर्ट डिफिनेशन जो होता है, आप ऐसे याद रखिए कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी के सहयोग से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती हैं। एग्ज़ाम में कभी भी स्वरों की संख्या पूछे तो आपको 11 ही लगाना है, जो इस प्रकार है: आ, बड़ा आ, ई, उ, आ, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ आदि। ये टोटल 11 स्वर हो गए आपके। आगे देखते हैं। हिंदी के विद्वानों ने अन और आहा को, ये जो अन हो गया और आहा को स्वर या व्यंजन न मानकर इनके आयोग या माने हैं। आयोग या माने हैं। और आ, ये वाले आ को अनुस्वार भी कहते हैं और ये वाले आ को विसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसके साथ आहा के साथ विसर्ग लगा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब इसमें जो कह रहा है कि हिंदी में मानक हिंदी वर्णमाला, इसमें जो जैसे स्वर मैंने बताया कि 11 होते हैं। आ हो गया, बड़ा आ, ही, ई, बड़ी ई, उ, रू, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये 11 स्वर हो गए। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन जो है 33 होते हैं, लेकिन 33 में इसमें जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 25 हो जाते हैं आपके। जैसे मैं अभी इसको ऐड करवा के दिखा रहा हूँ कि टोटल 52 वर्ण कैसे हो जाते हैं। देखिए 11 जो स्वर हो गए और का से लेके माँ तक 25 ये हो गए। तो 11 और 25 कितने हो गए? 11 25 जो हो गए आपके वो 36 हो गए। तो टोटल 36 तो ये हो गए। इसके बाद संयुक्त अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए और ऊष्म व्यंजन 4 हो गए। तो 4 4 8 और अयोग वा व्यंजन हो गए 2, और जो है उच्चिप्त या द्विगुण व्यंजन हो गए 2 4। तो मतलब 4 4 8 4 12 4 16 और हो गए। 16 और ऐड कर दो तो 6 6 12 हो गए और 3 1 4 1 5। टोटल वर्णों की संख्या जो है 52 हो गए। तो आगे देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। अब मात्रा के आधार पर भी स्वर के भेद पूछे जाते हैं। तो स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। कौन से? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को क्या क्या नाम से पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लिया जाए ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, या ह्रस्व स्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ह्रस्व स्वर को जो पहला नाम है मूल स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ह्रस्व स्वर की एक ही मात्रा होता है। जैसे आ, ई, उ, री, ह्रस्व स्वर की संख्या जो है 4 हो जाती हैं। आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर में द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसमें 2 मात्राएं होती है, क्योंकि लघु होता है, मतलब ये दीर्घ होता है, बड़ा होता है। और प्लुत स्वर होता है जिसमें त्रिमात्रिक स्वर होता है। इसको एक एक हम आगे डिस्कस करते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम प्राणवायु या कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। मैंने भी बताया था कि आ, ई, उ और री ह्रस्व स्वरों की संख्या डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कितनी होती है? 4 होती है। आपको 4 ही बताना है। री को भी बताना, री भी ह्रस्व स्वर ही है। दीर्घ स्वर देखते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों की उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को 2 मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या जो है 7 होती है। अच्छा, दीर्घ स्वर की मात्रिक 7 होती है। आप गिन लीजिए। आ, बड़ा हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ऊ हो गया, ए, आए, ओ, आओ। 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर दीर्घ स्वर की संख्या पूछ ले तो आपको 7 बताना है। अगला देखते हैं प्लुत स्वर क्या कह रहा है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना प्राणवायु निकले उसे प्लुत स्वर कहते हैं।
वैसे प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं क्यों होता है। इसका प्रयोग संगीत वादन या देवी वंदना किसी को बुलाने या संस्कृत में आज भी किया जाता है। अच्छा, प्लुत स्वर को जैसे हम लिखेंगे कैसे, तो ओम जैसे लिखा जाता है, ओम ऐसे नहीं लिख दिया जाता है। तो ये जो वाला होता है ये प्लुत स्वर में आ जाता है। इससे इसको बोलने में हमें समय कितना लगता है, ओम समय लगता है, तो 3 गुना प्राणवायु लिखते हैं, वही होता है प्लुत स्वर। इसका योग जो है हिंदी में नहीं होता, बस याद रखिए आप। आगे देखते हैं। जीव या जीवा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। तो जीव या जीवा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला कौन, अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। अग्र स्वर का मतलब जीभ का अग्र भाग से जो काम करता है वही अग्र स्वर होता है। मध्य स्वर मतलब जीभ का जो मध्य भाग काम करता है वो मध्य स्वर होता है। पश्च स्वर मतलब जीभ का जो पश्च स्वर या पीछे का भाग जो काम करता है वो पश्च स्वर हो जाता है। अब इसको एक एक डिफिनेशन से देखते हैं। अग्र स्वर का आगे का भाग, जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ के अग्र भाग का प्रयोग होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे किस किस मतलब कौन कौन से हैं जो अग्र स्वर होते हैं, तो ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ऐ हो गया, ए हो गया, ये अग्र स्वर हुए। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से अग्र स्वर कौन है, तो आपको याद रखिएगा ये 4 हैं, ई, बड़ी ई, ए, आए। अच्छा, मध्य स्वर हो गया, बीच का भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग का प्रयोग होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ, आप अगर आ बोल के आ का उच्चारण कर रहे हैं तो आपको लगेगा, एहसास होगा कि आ ये मध्य स्वर से ही मतलब मध्य भाग से ही उच्चारण हो रहा है इसका। पश्च स्वर में देखेंगे आप उच्चारण करके, तो पश्च स्वर का मतलब पिछला भाग, जिन स्वरों को उच्चारण में जीभ के पश्च भाग का प्रयोग होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर में आ, ऊ, ओ, आओ, आ, ये सब आते हैं। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो जीभ का जो है पीछे का भाग में ज़्यादा इसमें मतलब पता चलेगा आपको कि ये पश्च स्वर हैं उच्चारण करते समय। अगला देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। कंठ, बहुत पूछे जाते हैं, कंठ, और इसको कंठ भी बोलते हैं या कंठ बोलते हैं। तालु को तालब भी बोलते हैं, मूर्धा को मूर्धन्य भी बोलते हैं, ओष्ठ को ओष्ठ भी बोलते हैं, कंठ को कंठ तालब भी बोलते हैं, कंठ को कंठ प्लस ओष्ठ भी बोलते हैं। अच्छा, देखिए कि मतलब ये जो है स्वर हैं, तो कंठ स्वर पूछ ले कौन कौन है, तो ये आ हो जाता है और बड़ा आ हो जाता है। तालु या तालब्य कौन स्वर होते हैं, तो ई और बड़ी ई हो जाता है। मूर्धन्य री हो जाता है, और ओष्ठ जो है ऊ और ऊ हो जाता है। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो वो ओठ जो है गोला आकार में आ जाता है, तो वो ओष्ठ हो जाता है। तो ये ऊ और बड़ा ऊ हो जाता है। कंठ तालब्य ए और ऐ हो जाता है, कंठ तालब्य स्वर हो जाएंगे। कंठोष्ठ स्वर हो जाएंगे तो ऊ और आओ हो जाएगा। इसमें कंठ तालब्य स्वर जो है बहुत पूछा जाता है, ए और ऐ होता है। अगला देखते हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर के प्रकार। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर मुख द्वार एवं मुख विवर खुलने या उच्चारण के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। कौन, विवृत स्वर हो जाता है, अर्ध विवृत स्वर हो जाता है, समृत स्वर हो जाता है, अर्ध समृत स्वर हो जाता है। अच्छा, विवृत स्वर क्या होता है, इनके उच्चारण मुख जो है पूरा खुला होता है। जैसे आ, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विवृत स्वर कौन है, तो आ, बड़ा आ जो है विवृत स्वर है आपका। और जो है अर्ध विवृत स्वर क्या होगा है, ये इसको जो है हाफ ओपन जिसको बोलते हैं आप, मतलब आधा खुलता है। इसके उच्चारण मुंह जो है आधा खुलता है, इसको क्या कहते हैं, जैसे आ नॉर्मल आप बोलेंगे आ, ए, आओ, इसमें जो है हल्का मुंह खुलता है, तो ये विवृत स्वर हो जाता है। ये 3 होते हैं। समृत स्वर हो जाता है जिसमें क्लोज, समृत, लगभग मुख द्वार जो है लगभग बंद रहता है। जैसे आप ई बोलेंगे तो इसमें मुंह का खिंचाव होगा, तो मुंह मतलब लगभग लगभग बंद टाइप में रहेगा, ज़्यादा खुला नहीं होगा। ई हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ये समृत स्वर हो जाते हैं। अर्ध समृत स्वर मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ, इसमें लगभग आधा बंद रहता है। तो ये 2 हो गए। अगला देखते हैं। होंठ की स्थिति के आधार पर आप देख लीजिए कि होंठों की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्रतमुखी या आवृतमुखी। व्रतमुखी में कौन कौन से स्वर आते हैं, आ हो जाता है, ऊ हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है, ओ और आओ हो जाता है। तो आप इनको डायरेक्ट इनको आप लिख लीजिए व्रतमुखी स्वर कौन से होते हैं, तो आ, ऊ, ओ, आओ,
और आवृतमुखी कौन होते हैं? तो ई, बड़ी ई, ए, आय, ये 4 हो गए। आगे देखते हैं। व्रतमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं इन्हें वर्तुल स्वर भी कहते हैं। ये जरूर पूछा जाता है कि वर्तुल स्वर भी किसी को वर्तुल स्वर के नाम से कौन जाना जाता है? तो व्रतमुखी स्वर जो जाने जाते हैं। इसको जो आ, उ, औ होता है। आवृतमुखी, जिन स्वरों को उच्चारण में होंठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें आवृतमुखी कहते हैं। इन्हें आवर्तुल स्वर भी कहते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, ए, आय, ओ। अर्धवर्तुल स्वर, इसमें जो है पूरी तरह गोला नहीं बनता, इसे अर्धवर्तुल स्वर कहते हैं। जैसे आ, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अर्धवर्तुल स्वर, बड़ा आ। अगला देखते हैं। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर। नाक व मुंह के उच्चारण की दृष्टि से 2 भेद होते हैं, जैसे अनुनासिक स्वर, निरानुनासिक स्वर। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि निरानुनासिक क्या होते हैं और अनुनासिक क्या होते हैं। निरानुनासिक का मतलब है कि इनका जो उच्चारण होता है, अनुनासिक स्वर का मतलब है कि अनुनासिक स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकले, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। और निरानुनासिक केवल मुंह से ही निकले, जिनका उच्चारण केवल मुंह से ही होते हैं वो निरानुनासिक होते हैं। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि निरानुनासिक स्वर क्या होते हैं, तो डायरेक्ट उसमें लिखा रहेगा ऑप्शन में कि केवल मुंह से उच्चारण करने वाले या नाक और मुंह दोनों से होते हैं। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप एक को याद रख लिए कि निरानुनासिक स्वर क्या होते हैं, केवल मुंह से उच्चारण जो होता है। जैसे यहाँ लिखा है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसे निरानुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई। अब आ जाइए व्यंजन। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो स्वर था। अब मैंने बताया था कि स्वरों की सहायता से व्यंजन का उच्चारण होता है। तो अब व्यंजन, स्वर पढ़ लिए तो व्यंजन का उच्चारण करेंगे। अब व्यंजन का आइए डेफिनेशन देखते हैं। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय अवरोध उत्पन्न हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। और स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। मैंने अभी बताया था कि व्यंजन जो है विदाउट स्वर के आप नहीं बोल सकते। जैसे आप माँ लिखेंगे तो ये माँ ऐसे रहेगा, जब तक इसमें आप स्वर का यूज नहीं करेंगे तो ये पूरा माँ हो ही नहीं सकता। जब आप इसमें स्वर को ऐड कर देंगे, ये आ स्वर हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो ये पूरा माँ बन जाएगा, तभी ये व्यंजन कहलाएगा। वरना तो ये अर्ध। पुलिस में पूछा भी गया था कि व्यंजन को आधा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बना था तो यही हलंत हो जाता है। आप अगर इसको लगा देंगे तो व्यंजन जो है आधा हो जाता है, और अगर इसमें जो स्वर ऐड कर देंगे तो ये व्यंजन जो है पूरा हो जाएगा, तभी ये व्यंजन कहलाएगा, वरना तो ये आधा स्वर कहलाएगा। अच्छा, व्यंजन के भेद क्या हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। मैंने बताया था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। का से लेके आप म तक जब लिखेंगे तो इनमें जो है टोटल 25 शब्द होंगे, 25 अक्षर होंगे, और इसको ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन जाता है कि स्पर्श व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब लिखते हैं कि का, खा, गा, घा, मा, ये वो एक वर्ग में लिखा रहता है। फिर इसके नीचे आप लिखेंगे चा, छा, जा, ये एक वर्गों में लिखा रहता है, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन दूसरा जो अंतस्थ व्यंजन हो गया। तीसरा जो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हो गया। इसमें भी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है या संघर्षी व्यंजन क्या हो जाता है। तो अभी हम इसके एक एक डिस्कस करते हैं। तो पहला स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, जिन व्यंजनों को उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ आदि के स्पर्श करके किया जाता है उन्हें स्पर्श वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्गों में बटा होता है। मैंने अभी बताया कि वो वर्गों में जो लिखा जाता है, मतलब लाइन एक, मतलब सुव्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है, इसलिए उसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इसलिए वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या 25 मानी जाती है। ये देख लीजिए आप कौन कौन होते हैं। ये देखिए आप वर्गों में लिखा का, खा, गा, अंगा, चा, छा, जा, इया, टा, ठा, डा, डाड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बाबा, मा। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि कंठ व्यंजन कौन से हैं। तो कंठ जो व्यंजन होते हैं का, खा, गा, घा, और इनकी पहचान भी नीचे भी बताया जाएगा आपको। तालव्य व्यंजन डायरेक्ट पूछे चा, छा, जा, जा, इया, मूर्धन्य डा,
टा ठा डा डा ड़ा हो जाता है। दंत जो ता था दा ना हो जाता है। ओष्ठ जो पा 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 मम, इनकी संख्या 25 होती है। इनसे क्वेश्चन बनता है कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अब इसको देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत आदि से हो पर कहीं पूर्ण स्पर्श नहीं होता, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे यार अलावा इनकी संख्या 4 होती है। बहुत पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये अंतस्थ व्यंजन होते कौन है, इसमें से एक 4 ऑप्शन रख देगा, इसमें से एक इनमें से रख देगा, या रा रख देगा, या ला या वा रख देगा। तो इसमें से आपको ये अंतस्थ व्यंजन याद रख ला, अंतस्थ व्यंजन। अगला देखते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण रगड़ या घर्षण से हो उत्पन्न होता है वहाँ ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होता है। अब इसमें सा हा, इसमें मतलब जब आप उच्चारण कर लेंगे ऐसा लग रहा है कि एक हीट निकल रहा है। सा हा, मतलब इसे ऊष्म, मतलब ऊष्म को आप ऊष्म जानते हैं कि आप गर्मी से रिलेटेड होते हैं, ऊष्म ध्वनि से होती है, तो उसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अच्छा, ये वाले स को हम तालव्य स कहते हैं, ये वाले स को मूर्धन कहते हैं, ये वाले स को दंती स कहते हैं, ये हा को हम काकल्य व्यंजन कहते हैं। बहुत पूछा जाता है कि मूर्धन्य स कौन है, दंती स कौन है, तालव्य स कौन है। आप इनमें से 2 को याद रख लीजिए या 1 को याद रख लीजिए, तो आपको आसानी रहेगी पकड़ने में। अन्य व्यंजन देखते हैं, नासिक या अनुनासिक व्यंजन। जो व्यंजन नाक और मुंह दोनों जगह से बोले जाते हैं उन्हें नासिक या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ये वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, नासिक या अनुनासिक व्यंजन। इनकी संख्या जो 5 मानी जाती है। अंगा ई अड़ा मा, मैं आपको बताया जैसे कि का लिखा, खा लिखा, गा लिखा, घा लिखा, अंगा लिखा। तो जो अंगा की लाइन लास्ट वाली होती है, 5 जो हैं अंगा ई अड़ा मा, यही होती हैं जो नासिक या अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। इनसे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। नोट देख लेते हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास ने अंगाइयड़ा नामा को पंचमाक्षर भी कहा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचमाक्षर किन्हें कहते हैं, तो वही जो वर्ग के 5 लास्ट के 5 अक्षर होते हैं उन्हीं को पंचमाक्षर कहते हैं। और इनके स्थान पर अनुस्वार, मतलब आप जो लास्ट की इनको न यूज करके कुछ भी आप लिख रहे हैं, जैसे गंगा आप लिख रहे हैं, ऐसे गंगा आप लिख रहे हैं, तो पहले गंगा कैसे लिखा जाता था, इनको जो लास्ट के जो 5 अक्षर है इन्हीं में से उठा के एक रख दिया जाता था जो आता था। तो गंगा में आप पहले देखे होंगे कि ऐसे लिख के ऐसे नीचे गा लिख दिया जाता था, तो ये गंगा पढ़ा जाता था। लेकिन अब जो है चेंजेस हुआ है। अब पंचमाक्षर में जो है आप बिंदी का यूज कर सकते हैं, ये चंद्र बिंदी ऐसे जो नहीं है, ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। तो आप जो ये गंगा को आप लिखेंगे, इसको हटा के यहाँ बिंदी लगा दीजिए, तो ये ग रहेगा, यहाँ ये गड्ढा लिखा है, यहाँ पे गंगा होना चाहिए। अच्छा, पहले मतलब अब जो है ये ऐसे हो जाएगा, पहले ऐसे लिखा जाता था, अभी ऐसे लिखा जाता। संतुलन आप देख लीजिए कि पहले संतुलन ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब संतुलन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ऊपर बिंदी लगा दो आप, हो जाएगा। क्योंकि ना है, आप यहाँ ना ऐसे यूज करते थे संतुलन, ना की जगह पे आप इसको भी ये दिया गया कि बिंदी यूज कर सकते हैं, ये पंचमाक्षर हो गया। और देखते हैं अगला, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। 2 व्यंजनों को मेल से जिन वर्णों का निर्माण हो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती हैं। छात्र, ज्ञासरा, ये किनसे बनते हैं, तो का हलंत सा बहुत पूछा जाता है कि का हलंत सा से कौन सा व्यंजन बनता है, तो ये बनेगा आपका छा। ता हलंत रा से कौन सा व्यंजन बनेगा, त्रा बनेगा। जा हलंत ये से कौन सा बनेगा, ज्ञा बनेगा। सा हलंत रा से कौन सा व्यंजन बनेगा, श्रा बनेगा। अच्छा, इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है तो ज्ञा का उच्चारण किसके पहले आता है। ज्ञा शब्द जो व्यंजन है वो किसके पहले आता है, तो का के पहले आता है, जा के पहले आता है। इसमें जा के पहले, इसमें जो छा जो है का के पहले आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, मैंने भी बताया था। स्पर्श व्यंजन मतलब चा, छा, जा, जा, इनकी संख्या जो 4 होती है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या जो है 4 होती है। चा, छा, जा, झा, इयां। दंत व्यंजन जो है इनकी भी संख्या जो है
दंत व्यंजन जैसे हो गया दा दिवाद, ता तकली हो गया, था थन हो गया, दा दिवाद हो गया, इनकी संख्या जो 5 होती है, ये लिखा नहीं है यहाँ। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन जो ढा ढा हो गया, इनमें से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कितने हैं, तो 2 होते हैं। दंतोष्ठ व्यंजन कौन होते हैं, वा और फा होते हैं। वत्सर व्यंजन कौन से होते हैं, जिसको न सा ल राजा या नसल राजा, ऐसे याद रख लो कि नसल राजा जो है, नसल रज जो है दंत या वत्सर व्यंजन होते हैं। अच्छा, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, गिल्ली हो गया आदि द्वित्व व्यंजन। जिस शब्द में दो दो व्यंजन लगातार आ जाएं वो द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब नीचे देखते हैं, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के भेद बताइए। तो उसके आधार पर जो व्यंजन के भेद होते हैं वो 2 होते हैं, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण में जो है इसका जो सूत्र होता है 135 होता है। जैसे आप का, खा, गा, घा, अंगा में आप अल्प प्राण पूछेंगे तो मैं कहूँगा इसको कोड कर दीजिए 135। 3 यहाँ पे, 3 ये हो गए, ये जो अंगा जो है ये 5 हो गए, मतलब 135 जब आप लिखेंगे तो ये अल्प प्राण होगा। मतलब का अल्प प्राण है, गा अल्प प्राण है, अंगा अल्प प्राण है। यहीं पे अगर महाप्राण पूछा जाए तो ये 24 इसका सूत्र होता है। तो जब आप लिखेंगे का, खा, गा, घा, अंगा लिखेंगे तो इसमें जो 24 होगा, ये 2 और 4, ये जो आपको महाप्राण हो जाएंगे। ये इसका सूत्र है। अल्प प्राण 135, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें कम प्राणवायु निकले या क्रम प्राणवायु की आवश्यकता पड़े उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। नोट देखते हैं इसके। अल्प प्राण व्यंजनों में वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पाँचवा, 135वां सभी अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, और 11 लावा व्यंजन भी अल्प प्राण ही कहलाते हैं, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, यहाँ देख लीजिए कि अल्प प्राण कैसे होता है। मैंने बताया कि का, गा, ये 135 आप लिख लेंगे तो जो वर्गीय व्यंजन होंगे आपके 25, उन्हीं में आप कोड कर दीजिए तो 135 तो ये निकल गया, और 24 जो निकल गया वो महाप्राण हो जाता है। तो ये का, चाट, तप, ये जो है अल्प प्राण होता है। गा जड़ भी ये अल्प प्राण होता है। अंगा, यड़ा, ये सब अल्प प्राण ही होते हैं। यार अलावा भी अल्प प्राण होते हैं, और या और वा जो है ये अर्धस्वर होते हैं। आगे देखते हैं महाप्राण। महाप्राण का कोड हमने बताया कि 24 होता है। महाप्राण वायु व्यंजनों में अल्प प्राण वायु व्यंजनों की अपेक्षा अधिक प्राणवायु निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ये वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ग सभी ऊष्म व्यंजन। अच्छा, सभी ऊष्म व्यंजन जो होते हैं सा 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 सा, ये भी आपके ये लिखा है सा 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 हा, ये महाप्राण होते हैं। महाप्राण ये देख लीजिए, खा, घा, और छा छा, ये जो हो जाएगा आपका ये महाप्राण जो है व्यंजन है। नोट देख लेते हैं। उच्छिप्त व्यंजन अंगा ये अल्प प्राण होता है, और ढा जो है ये महाप्राण होता है। अच्छा, सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, ये याद रखिएगा कि सभी स्वर जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। और देखते हैं, घोषत के आधार पर व्यंजन के भेद पूछ रहा है, तो घोषत के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, पहला अघोष व्यंजन, दूसरा घोष या सघोष। इसका जो है आपको कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि घोष या सघोष व्यंजन, तो आप इसमें कंफ्यूज न होइएगा, ये दोनों सेम ही हैं। आपको कभी घोष दे देगा तो कभी सघोष दे देगा। मैं कहूँगा कि अघोष आप 12 याद रख लीजिए, बाकी इसका तो 345 होता है, लेकिन आप सिर्फ अघोष याद रखेंगे तो घोष और सघोष वाला तो वैसे भी आपको याद रहेगा, सिर्फ एक ही याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ देखते हैं अघोष व्यंजन की ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता। तो मैंने बताया कि अघोष को आप याद रख लीजिए 12। जब आप वर्गीय व्यंजन 25 लिखेंगे तो उसमें के जो पहला और दूसरा देखेंगे तो वो अघोष व्यंजन कहलाएंगे। जैसे का, चढ़, तप, कचट, तप, खा, छा, ठ, थप, था, फ, ये जो है आपके अघोष व्यंजन कहलाएंगे। और ये सा और ये सा ये भी आपके अघोष व्यंजन कहलाएंगे, इसको भी आप याद रखिएगा। तालब्य सा, मूर्धन्य सा, मतलब तीनों सा आपके जो है अघोष व्यंजन में आएंगे, याद रखिएगा। नोट देख लेते हैं। अघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा वर्ग व
सा सा हा सा सा मतलब तीनों सा जो है अघोष व्यंजन होते हैं। अब सघोष या घोष या सघोष व्यंजन देख लेते हैं, तो इसका सूत्र जो 345 हो जाएगा। घोष या सघोष व्यंजन नाद जिसको आवाज़ कहते हैं, आवाज़ की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्गों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ या झंकृत या झनकत हो उन्हें घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। इसका जो होगा नोट देख लेते हैं। घोष या सघोष व्यंजन में वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा या इसको 345 कोड दिया जाता है। वर्ण या यार अलावा हा, ये जो है घोष व्यंजन होते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष को आप सघोष भी कह सकते हैं। मैंने कई बार आपको कह चुका कि घोष और सघोष सेम ही है, आघोष अलग होता है जिसको 12 कोड दे दिया गया। नोट, सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। सभी स्वर मैंने अभी ऊपर बताया कि सभी स्वर जो होते हैं अल्पप्राण होते हैं, और यहाँ सभी स्वर जो होते हैं घोष या सघोष होते हैं, ये भी आप याद रखिए। उच्छिप्त व्यंजन ढ ढ़ सघोष होते हैं। अब 345 जो कोड होता है इसका सघोष का या घोष सघोष का, इसको आप देख लीजिए कि 345 जो आएगा उसी के सामने ये सघोष हो जाएंगे। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन बना था सीधा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के सुव्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो आइए अब वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस ईयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि कैसी है ये हमें बताना होगा। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इसका पहला जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की बोलियां हैं। मैंने अभी बताया था कि हिंदी भाषा में जो है टोटल 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं। 5 उपभाषाएं मैंने बताया था कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के किस रूप को मानक हिंदी के रूप में भी स्वीकार किया गया है। तो हिंदी भाषा के जो खड़ी बोली को है इसको मानक हिंदी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की कितनी उपभाषाओं की संख्या है। तो बताया था मैंने कि 5 उपभाषाएं होती हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। बिहारी में 3 बोलियाँ आती हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही, और पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी आती है। राजस्थानी मारवाड़ी, डुडाली, ढाड़ौती, मेवाती, मालवी आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था किसने। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई, या इसको भाषा से या भाष, संस्कृत के भाष धातु से हुई है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है। भाषा का अंग कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है कि भाषा का अंग कौन सा नहीं है। तो मैं कहूँगा कि भाषा का शब्द जो है, शब्द जो होता ही है, और ध्वनि जो है होता ही है, वाक्य जो होता ही है। जो भाषा का जो नहीं होता वो लेख नहीं होता, क्योंकि वो लिखा जाता है, वो कोई भाषा नहीं है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी होती है। तो भाषा की जो मूलभूत इकाई होती है वो आपका जो हो जाएगा ध्वनि। इसका सही जवाब जो होगा, मतलब मूलभूत इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई जो है भाषा की, सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के निर्माण में महत्वपूर्ण है, मतलब भाषा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किस चीज़ का है। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ध्वनि का। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका
अपभ्रंश से हुआ, इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा द्वित्व व्यंजन का, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है क्या? तो ये आपको पता है कि जो व्याकरण पढ़ रहे हैं यही व्याकरण जो है शुद्ध भाषा कहलाती है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा मानक भाषा, डी नंबर। आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा मानक भाषा का, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड़ा अंगा का उच्चारण स्थान है। तो ये अंगा का उच्चारण स्थान जो मैंने बताया था कि वर्गीय व्यंजन का जो पांचवे जो व्यंजन होते हैं वो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ की भाषा हिंदी की लिपि देवनागरी होगी या संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगर संविधान का भाग पूछ ले तो भाग 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये बहुत पूछा जाता है। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पूछ ले तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, तभी तो इसी दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा आपका 10 राज्यों की राजभाषा जो है हिंदी है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ था। तो अपभ्रंश भाषा का विकास कहाँ से हुआ था? तो प्राकृतिक से हुआ था, इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर। भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? तो अभी पूछा था कि मतलब कितने राज्यों में हिंदी भाषा का राजभाषा है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या जो है 15 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने तथा बोलने में किया जाता है? इसका तो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर मॉरिशस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। संविधान के किस भाग में हिंदी को भाषा की राजभाषा का दर्जा दिया गया? मैंने भी बताया था कि भाग 17 है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के वर्ण हैं, हिंदी के वर्ण क्या हैं? तो इसको मैंने भी बार बार बताया था कि हिंदी के वर्ण जो होंगे आ से आहा तक जो होंगे वो हिंदी के वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या के मैंने बताया कि 2 होते हैं, अन्न और आहा। अन्न और आहा जो है अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा आपका हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या, इसमें 3 दिखा रहा। अयोगवाह वर्ण हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 ही होता है, इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा अन्न और आहा जो होगा, अन्न और आहा यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है क्या कहलाती है? जो बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है वही भाषा को राष्ट्रभाषा कहलाता है, इसका सही जवाब जो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वर्तमान लगभग कितनी जनसंख्या हिंदी भाषा का प्रयोग करती है? तो लगभग 60 करोड़ लोग जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसका तो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है 52 होगी। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है 11 होती है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। खड़ी बोली किस उपभाषा की बोली? तो खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्राज्ञाश्रा कहे जाते हैं। तो ये आपको बताया था कि ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? ये छात्राज्ञाश्रा यही तो बोले थे अभी कि 4 व्यंजन होते हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा जो लिखी जाती है वो नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरणों ने संज्ञा के भेद कितने बताए हैं? तो व्याकरणों ने संज्ञा के भेद जो बताए हैं 5 भेद होते हैं। तो सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा जातिवाचक संज्ञा ही है क्योंकि गंगा एक नाम दे दिया गया। सभा ये समूहवाचक है। बुढ़ापा ये भाववाचक है। गंगा ये व्यक्तिवाचक है। तो घोड़ा ही जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि घोड़ा की कई प्रजातियाँ होती हैं। कौन सा घोड़ा? घोड़ा की कई कैटेगरी होती है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर। गंगा वैसे भी इसका नाम ले लिया गया, वरना इसका अगर नदी का नाम ले लेता तो जातिवाचक होता। अच्छा, हरियाली शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो हरियाली जो आपको पता है कि ये भाव व्यक्त कर रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, हरियाली जो है भाववाचक संज्ञा है, सी नंबर। भाववाचक संज्ञा नहीं है तो भाववाचक संज्ञा क्या नहीं है? बचपन तो होता ही है, दौड़ भी भाववाचक है, चोरी भी है। भाववाचक संज्ञा जिसे महसूस कर सके, मतलब वो वैसे कुछ होता नहीं है। अफ्रीकी ये तो देश का नाम दे दिए भाई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? बंधुत्व जिसका मतलब भाईचारा हो, लेकिन वो दिखती नहीं है, तो बंधुत्व भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आपका। बंधुत्व भाववाचक संज्ञा है। इसका सही जवाब जो है बी नंबर। अच्छा, पूरब दिशा है भाई, पूरब नाम ले लिया है। अगर खाली दिशा दे देता तो जातिवाचक हो जाता, लेकिन उसने पूरब दिशा पूरा नाम ले लिया, तो पूरब दिशा आपको क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर। मैं कहूँ कि दिशा 4 होती हैं, खाली दिशा पूछ लूँ तो आपको हो जाएगा कि दिशा खाली दिशा दे रहा है, तो हो जाएगा आपका जातिवाचक, क्योंकि जाति बता रहा है। लेकिन अगर वहीं दे दे कि पश्चिम दिशा, तो ये व्यक्तिगत बोध कराने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घी कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? घी ये द्रव्यवाचक होगा भैया। इसका तो सही जवाब हो जाएगा द्रव्यवाचक है। इसमें किताब में जो लगवा रहा है आंसर, ये लगवा रहा है घी। भैया व्यक्तिवाचक कैसे हो जाएगा? घी जो है द्रव्यवाचक। इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदयेश ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक है, कर्ता कारक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हृदयेश, क्योंकि जो करने वाला काम है वो हृदयेश ही है। क्योंकि हृदयेश ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा, तो जो कार्य करने वाला होगा वही कर्ता होगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर। समूहवाचक संज्ञा है। समूह में आपको पता है कि गुलाब, खाली गुलाब एक गुलाब हो गए, थोड़ी ना समूह हो जाएगा। अंगूर, अच्छा अंगूर, आप जैसे आपको अंगूर का नाम ले लीजिएगा तो आपको दिमाग में आ जाता है कि अंगूर कभी अकेला नहीं आया कि अंगूर एक ठो है, वो गुच्छे में आता है।
अब पौधे ये भी नहीं है, चावल ये भी नहीं है। चावल को आप ऐसे नहीं कह सकते कि चावल भी गुच्छे में आता है, वो तो नाप तौल की चीज़ हो गई। तो इसका तो समूहवाचक संज्ञा में आएगा अंगूर। इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मारवाड़ी हिंदी किस उपभाषा की बोली? तो मैंने बताया कि राजस्थानी है भैया। राजस्थानी में जो है 5 उपभाषाएँ आती। कौन? मारवाड़ी हो जाती, डुडाली हो जाती, हड़ौती हो जाती, मेवाती हो जाती, मलावी हो जाती। मैंने इतनी बार बताया कि आपको याद होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कौन राजस्थानी की बोली नहीं है? अभी बताया कि मेवाती है, हड़ौती है, मालावी है, लेकिन मगही नहीं, क्योंकि ये बिहारी की है। बिहारी की मैंने बताया था कि कौन कौन से, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, 3 है। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, मगही नहीं है राजस्थानी की। अगला देखते हैं इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी की तो और ईजी है, इसका कोड आप याद रखिए कि ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बघेली तो है, तो पूछा पूर्वी हिंदी की बोली है तो ये बघेली ही है। तो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से जो जिसका विकास हुआ वो देवनागरी हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? छ और ज्ञा अत्रा है, ये अंगा जो नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में हिंदी के लिए किस लिपि को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा देवनागरी लिपि की, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म वर्ण नहीं है? तो सा है, लेकिन यह जो है अंतस्थ व्यंजन है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? मैंने अभी बताया था कि यार अलावा है, ये सब अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है, इसमें दो दे दिया, यार अलावा, ये दोनों अंतस्थ व्यंजन है। इसमें लगवा क्या रहा है कि अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है भैया, या रा लावा दोनों हो जाएंगे। इसमें रा भी हो जाएगा, वाह भी हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी और डी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन भाई मैंने बताया कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हैं। तो खा है, ता है, फा है, लेकिन हा जो है नहीं है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजपुरी और मैथिली हिंदी किस उपभाषा की बोलियां हैं? बिहारी की है भाई, कितनी बार बताया मैंने। अब पूर्वी हिंदी की कौन है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि पश्चिमी हिंदी की जो हो जाएंगी खड़ी बोली हो जाएंगी, ब्रज भाषा हो जाएगी, बांगरू हो जाएंगी, बुंदेली हो जाएंगी, कन्नौजी हो जाएगी। और पहाड़ी की जो हो जाएंगी दो बोलियाँ, गढ़वाली हो जाएंगी, कुमाऊनी हो जाएंगी। अगला देखते हैं, ये फिर पूछ भी लिया कि गढ़वाली और कुमाऊनी हिंदी किस उपभाषा की है? तो पहाड़ी की है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो वर्ण दूसरे वर्ण या स्वर की सहायता से बोले जाते हैं भैया व्यंजन कहलाते हैं। मैंने कितनी बार बताया कि स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं, लेकिन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा सहायता से बोले जाते हैं तो व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारतीय भाषाओं की लिपि क्या है? तो दक्षिण भारतीय भाषाओं की जो लिपि है वो द्रविड़ है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो देवनागरी लिपि नहीं, वो जो उर्दू की है देवनागरी लिपि नहीं है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ी हिंदी की किस उपभाषा की प्रमुख बोली है? छत्तीसगढ़ी मैंने बताया कि ये पूर्वी हिंदी की है, क्योंकि पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं, ABC। छत्तीसगढ़ी हिंदी की किस उपभाषा की प्रमुख बोली है?
तो पूर्वी हिंदी की तो हुआ, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर। तो ये थे हमारे 57 लगभग क्वेश्चन थे। बाकी हमने वर्णमाला को डिटेल में आपको पढ़ाया। उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन आपको सही लगे होंगे और बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो क्वेश्चन एरर आपको लगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगामी वीडियो में उसको शुद्ध करने की कोशिश करूँगा मैं। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए करिए। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।